कभी कभी कोड लिखते हुए ऐसा लगता ना जैसे हम एक उलझा हुआ धागा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक चीज बदलो तो 10 चीजें टूट जाती हैं। और ये पता लगाना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कोई बग आ कहां से रहा है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। आज हम कोड लिखने और सोचने के एक बिल्कुल अलग तरीके पर बात करने जा रहे हैं जो इस उलझे हुए धागे वाली समस्या को सुलझाने का वादा करता है। इसे कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। हमारी ये पूरी बातचीत रॉयल रिसर्च के एक बेहतरीन लेख मास्टरिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स पर आधारित है। और हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये तरीका असल में है क्या, ये आजकल इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है और स्मार्टर कोड लिखने का मतलब क्या है। ये बात दिलचस्प है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग कोई नई चीज नहीं है। इसके सिद्धांत तो दशकों से मौजूद है, लेकिन आज की कंप्यूटिंग की ज़रूरतों की वजह से, मतलब मल्टी कोर प्रोसेसर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, इनके कारण ये पहले से कई ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। इसका जो मूल विचार है वो कंप्यूटेशन को एक गणितीय फंक्शन की तरह देखने का है। जोर इस बात पर है कि क्या करना है, न कि कोई काम कैसे करना है। ये परंपरागत इम्पेरेटिव स्टाइल से एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ठीक है, तो अगर हमें उस उलझे हुए धागे को सुलझाना है तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमें कौन से औजार देती हैं? इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो किसी भाषा को फंक्शनल बनाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सारे सिद्धांत एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, जटिलता को काबू में करना। हम ऐसे सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हर हिस्सा भरोसेमंद हो, अनुमान लगाने लायक हो, ताकि जब हम उन्हें एक साथ जोड़ें तो कोई अनचाहा धमाका ना हो। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्योर फंक्शंस। प्योर फंक्शंस सुनने में तो अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? आप इन्हें एक आदर्श मशीन की तरह सोच सकती हैं। आप इसमें जो इनपुट डालेंगी, आपको हमेशा वही आउटपुट मिलेगा, चाहे आप इसे 100 बार क्यों न चलाएं। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई बाहरी साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट मतलब ये बाहरी दुनिया के किसी भी स्टेट या डेटा को नहीं बदलता। न कोई ग्लोबल वेरिएबल, न कोई फाइल, न डेटाबेस। ये अपने छोटे से बुलबुले में काम करता है। अच्छा, यानी कोई सरप्राइज नहीं। अगर एक फंक्शन का काम 2 नंबरों को जोड़ना है तो वो सिर्फ वही करेगा। वो चुपके से लॉग फाइल में कुछ नहीं लिखेगा। उस उलझे हुए धागे के हिसाब से सोचें तो ये एक ऐसा धागा है जो बिल्कुल सीधा है। बिल्कुल। और यही चीज कोड को टेस्ट करना अविश्वसनीय रूप से आसान बना देती है। आपको बस इनपुट देना है और आउटपुट जांचना है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है इम्यूटेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार जब कोई डेटा बन जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। एक मिनट, ये तो थोड़ा अजीब लगता है। अगर डेटा को बदल ही नहीं सकते तो हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मेरे पास यूजर्स की एक लिस्ट है और एक नया यूजर जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? हाँ, ये एक बहुत ही आम सवाल है। आप पुराने वाले को नहीं बदलती, बल्कि आप उसकी एक कॉपी बनाती हैं जिसमें नया यूजर शामिल होता है। अब उस उलझे हुए धागे को याद कीजिए। इम्यूटेबिलिटी उस धागे को कटने या किसी और के द्वारा बदलने से बचाती है। जब आपको पता हो कि आपका डेटा कभी अचानक नहीं बदलेगा, तो आप बग से बच जाते हैं। लेकिन हर बार एक नई कॉपी बनाना, ये तो बहुत धीमा और इनएफिशिएंट लगता है। क्या ये असल में बड़े एप्लीकेशंस के लिए व्यवहारिक है? सिर्फ बदले हुए हिस्सों को दोबारा बनाती है तो असल में परफॉर्मेंस पर उतना असर नहीं पड़ता जितना लगता है। और बदले में जो सुरक्षा मिलती है वो अनमोल है। मुझे याद है एक बार मैंने एक बग को ठीक करने में 3 दिन लगा दिए थे, जो सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि कोड का एक अनजान हिस्सा एक ग्लोबल एरे को बदल रहा था। इम्यूटेबिलिटी उस सिरदर्द को खत्म कर देती है। वाह, 3 दिन! ठीक है, अब मुझे इसका महत्व समझ आ रहा है। और क्या सिद्धांत है? इसके बाद आते हैं फर्स्ट क्लास और हायर ऑर्डर फंक्शंस। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को सामान्य वेरिएबल्स की तरह ही माना जाता है। आप एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के तौर पर भेज सकती हैं, या एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को अपने रिजल्ट के तौर पर वापस कर सकता है। तो ये लेगो ब्लॉक्स की तरह आप छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं और फिर उन्हें जोड़कर कुछ बड़ा बना सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। और इसी से जुड़ा है फंक्शन कॉम्पोजिशन, जहां आप छोटे छोटे सरल फंक्शंस को एक साथ जोड़कर एक पाइपलाइन बनाती हैं। और अंत में एक और सिद्धांत है जिस पर लोग अक्सर अटक जाते हैं, रिकर्जन। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में लूप्स जैसे फॉर या व्हाइल लूप्स
से बचा जाता है, क्योंकि वे अक्सर स्टेट को बदलने पर निर्भर करते हैं। उनकी जगह रिकर्जन का इस्तेमाल होता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे रिकर्शन हमेशा थोड़ा डरावना लगता है, समझने में मुश्किल, और स्टैक ओवरफ्लो का डर। लूप समझना ज़्यादा आसान नहीं है क्या? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में रिकर्जन को देखने का तरीका अलग है। इसे अक्सर एक गणितीय परिभाषा की तरह देखा जाता है। और रही बात स्टैक ओवरफ्लो की, तो ज़्यादातर फंक्शनल भाषाएं टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। ये रिकर्सिव कॉल्स को एक कुशल लूप में बदल देती है, जिससे स्टैक ओवरफ्लो का खतरा खत्म हो जाता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन मुझे इन्हें असल कोड में कल्पना करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्या कोई ऐसी भाषा है जो इन सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाती है? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ प्योर फंक्शंस और इम्यूटेबल डेटा हो? हाँ, बिल्कुल। और रॉयल रिसर्च का स्रोत हमें कुछ बेहतरीन उदाहरण देता है। अगर आप इस दुनिया का सबसे शुद्ध रूप देखना चाहते हैं, तो वो है हैस्केल। इसे स्रोत में शुद्धतावादी कहा गया है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे शुरू से ही पूरी तरह फंक्शनल होने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इन सिद्धांतों को लागू करती है, आप चाहे या ना चाहें। हैस्केल की लेजी इवैल्यूएशन के बारे में बहुत सुना है। ये क्या चीज़ है और ये फायदेमंद क्यों है? लेजी इवैल्यूएशन का मतलब है कि हैस्केल किसी भी एक्सप्रेशन का मूल्यांकन तब तक नहीं करता जब तक उसके रिजल्ट की सच में ज़रूरत ना हो। इसे ऐसे सोचें, अगर मैं आपको एक रेसिपी बुक दूं और कहूं कि पेज 20 पर दी गई डिश बनाओ, तो आप पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे पेज 20 पर जाएंगे। लेजी इवैल्यूएशन भी यही करता है। ये अनावश्यक काम से बचकर परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है। ठीक है, तो हैस्केल शुद्ध फंक्शनल भाषा है, लेकिन ज्यादातर डेवलपर्स ऐसी दुनिया में काम करते हैं जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड पहले से मौजूद है। स्रोत में स्काला का भी जिक्र है, जिसे एक हाइब्रिड बताया गया है। ये पुल कैसे बनता है? स्केला को एक पुल की तरह देखना बिल्कुल सही है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को जोड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जावा वर्चुअल मशीन मतलब JVM पर चलती है, जिसका मतलब है कि ये जावा के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। ये उन बड़ी कंपनियों के लिए बहुत आकर्षक है जिनके पास पहले से ही जावा में बने विशाल एप्लीकेशंस है और वो धीरे धीरे फंक्शनल पैराडाइम को अपनाना चाहते हैं। और अब बात करते हैं उस भाषा की जिसे आज करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। स्रोत इसे एक ऐसे रोजमर्रा के टूल के रूप में पेश करता है जिसने नई तरकीबें सीख ली हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में मैप और फिल्टर का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो मैं अनजाने में ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहा हूं? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जावास्क्रिप्ट हमेशा से फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ तत्वों को सपोर्ट करती आई है, लेकिन ES6 के बाद से इसने कई शक्तिशाली फंक्शनल फीचर्स को खुलकर अपनाया है। मैप फंक्शन, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन जैसे एरे मेथड्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके पास नंबर्स का एक एरे है, 1, 2, 3, 4, 5, और आपका काम है कि इसमें से सिर्फ सम संख्याओं को चुनें और फिर उन्हें 2 गुना करें। पारंपरिक इंपेरेटिव तरीके से आप शायद एक फॉर लूप लिखेंगी, एक खाली एरे बनाएंगी, लूप चलाएंगी, कंडीशन जांचेंगी और फिर नए एरे में डालेंगी। ठीक है, ये तो जाना पहचाना कोड है। फंक्शनल तरीका कैसा दिखेगा? फंक्शनल तरीके से आप बस ये बताएंगी कि क्या करना है। एक पाइपलाइन बनाकर आप लिखेंगी नंबर्स डॉट फिल्टर और फिर डॉट मैप। देखिए, यहाँ कोई लूप नहीं है, कोई बाहरी रिजल्ट एरे नहीं है जिसे हम बदल रहे हैं। ये ज्यादा स्पष्ट और पढ़ने में आसान है। वाह, ये वाकई बहुत साफ सुथरा है। अब बस स्टेप्स को पढ़ सकते हैं, नंबर्स लो, फिल्टर करो, मैप करो। और सबसे जरूरी बात, फिल्टर और मैप मूल नंबर्स एरे को नहीं बदलते, वे एक नया एरे लौटाते हैं, यानी इम्यूटेबिलिटी। तो अब जब मैं इन सिद्धांतों को एक्शन में देख रहा हूं, मुझे ये ज्यादा समझ आ रहा है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? एक डेवलपर या एक कंपनी को फंक्शनल प्रोग्रामिंग की परवाह क्यों करनी चाहिए? मैं क्लैरिटी वाले फायदे को तो देख सकता हूं, लेकिन क्या और भी बड़े फायदे हैं? हाँ, और रॉयल रिसर्च का लेख यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे पर जोर देता है, समकरवर्ती प्रोग्रामिंग यानी कॉन्करेंसी। ये आज के मल्टी कोर प्रोसेसर की दुनिया में एक बहुत बड़ी जीत है।
पारंपरिक प्रोग्रामिंग में जब कई थ्रेड्स एक ही बदलते हुए डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो रेस कंडीशंस और डेडलॉक्स जैसी जटिल समस्याएं पैदा होती हैं। हाँ, मल्टीथ्रेडिंग से निपटना तो एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इस बुरे सपने को काफी हद तक खत्म कर देती है। जब डेटा इम्यूटेबल होता है और प्योर फंक्शंस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो कोई शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट होता ही नहीं है, इसलिए कोड को समानांतर में चलाना बहुत सरल और सुरक्षित हो जाता है। आपको जटिल लॉकिंग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह आसान नहीं हो सकता है ना। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? स्रोत में बताई गई चुनौतियां क्या हैं? बिल्कुल, कोई भी पैराडाइम चांदी की गोली नहीं होता। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है लर्निंग कर्व। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। जो डेवलपर्स सालों से इम्पेरेटिव पैराडाइम के आदी हैं, उनके लिए बदलाव शुरू में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और परफॉर्मेंस के बारे में क्या? क्या कोई और परफॉर्मेंस से जुड़ी चिंताएं हैं? हाँ, स्रोत बताता है कि कुछ मामलों में परफॉर्मेंस ओवरहेड्स हो सकते हैं। जैसा हमने कहा, इम्यूटेबिलिटी के कारण मेमोरी का उपयोग बढ़ सकता है, हालांकि इसे अक्सर ऑप्टिमाइज किया जाता है। और आखिरी चुनौती है टूलिंग और इकोसिस्टम। हालांकि इसमें तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ फंक्शनल भाषाओं के लिए उपलब्ध टूल्स शायद जावा या पाइथन जितने परिपक्व ना हो। आज की चर्चा को अगर समेटें, हमने कोड के उलझे हुए धागे की समस्या से शुरुआत की। फिर हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांतों को समझा, प्योर फंक्शंस और इम्यूटेबिलिटी, जो हमारे कोड को सुरक्षित बनाते हैं। हमने देखा कि ये सिद्धांत हास्केल, स्काला और यहाँ तक कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं। और आखिर में हमने इसके ज़बरदस्त फ़ायदों जैसे आसान कंकरेंसी और चुनौतियों जैसे लर्निंग कर्व पर विचार किया। रॉयल रिसर्च के लेख का मुख्य निष्कर्ष यही है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग साफ सुथरा, ज़्यादा मजबूत और रखरखाव में आसान कोड लिखने के लिए एक शक्तिशाली पैराडाइम है। ये सिर्फ एक एकेडमिक विचार नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक टूल है। बिल्कुल। और इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सिर्फ कुछ टूल्स का सेट नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके में एक मानसिक बदलाव है। ये हमें ऐसे सिस्टम बनाने की ओर ले जाता है जो ज़्यादा अनुमानित, भरोसेमंद और कंपोजेबल होते हैं। और जैसे जैसे हमारे सिस्टम ज़्यादा जटिल होते जा रहे हैं, ये क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा कीमती होती जा रही है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में बताया गया है कि कैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग साझा, बदलते डेटा से बचकर कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग को आसान बनाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा समानांतर होती जा रही है, हमारे फ़ोन से लेकर बड़े बड़े सर्वर तक हर चीज़ में मल्टी कोर प्रोसेसर हैं। क्या फंक्शनल तरीके से सोचना भविष्य के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिर्फ एक पसंद नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बन सकता है?